हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई जापानीज कंपनी इंडिया के अंदर अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को किसी एक प्रोजेक्ट के लिए या किसी एक लिमिटेड पीरियड के लिए अपने एम्प्लॉयज प्रोवाइड करती है और इन एम्प्लॉयज की सैलरी जो इंडियन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैं वो उसको रिम्बर्स कर देती हैं कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर। तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर असेसिंग ऑफिसर उस अमाउंट को जो कि जापानीज कंपनी को इंडियन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज से एज ए रिम्बर्समेंट रिसीव हुआ है, क्या उस अमाउंट को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के हेड में टैक्सेबल कर सकता है? यही इशू प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीएटी की डी बेंच ने अपने एक जजमेंट एडवाइसेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया और ये मैटर 113 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 147 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 12 अप्रैल 2024 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस में असेसी एक जापानीज कंपनी है और उस जापानीज कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को कुछ एम्प्लॉयज प्रोवाइड कराए और उनके बीच में यह एग्रीमेंट हुआ कि जो इन एम्प्लॉयज की सैलरी है वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस यूं की यूं जापानीज कंपनी को रिम्बर्स करेंगी। जो जापानीज कंपनी थी उसका जो नेचर ऑफ द बिजनेस था वो इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ब्रेक सिस्टम की सेल करना था। जब ये टेम्परेरी एम्प्लॉयज प्रोवाइड कराए गए तो कई बार ऐसा हुआ कि जो जापानीज कंपनी थी उस कंपनी ने उन एक्सपेक्ट्रिएट्स को इंडिया के बाहर सैलरी पे करी टीडीएस काट करके, और जब कभी भी वो टीडीएस जमा हुआ वो टीडीएस जो है वो सारा का सारा जो इंडियन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस थी उस कंपनी ने जमा किया सेक्शन 192 के अंदर सैलरी के हेड में। और यदि कोई टीडीएस जापानीज कंपनी ने जमा भी किया तो वो सारा का सारा उसको रिम्बर्स कर दिया गया, वो सारी की सारी कॉस्ट उसको रिम्बर्स कर दी गई। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो जापानीज कंपनी को इंडियन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से यह अमाउंट रिसीव हुआ है, इंडियन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की डेफिनेशन में आता है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने यह व्यू लिया कि यह अमाउंट इसलिए पे किया गया है क्योंकि जापानीज कंपनी के एम्प्लॉयज ने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को कुछ सर्विसेज दी हैं। जब यह मैटर डीआरपी के पास गया तो डीआरपी ने भी असेसिंग ऑफिसर के व्यू को अपील रखा और इसीलिए असेसी ट्रिब्यूनल गया। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर रेवेन्यू कुछ भी चीज ऐसी रिकॉर्ड पर नहीं ला पाया है जिससे यह साबित होता है कि जो अमाउंट इंडियन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस ने पे किया है वो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए पे किया है या कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए पे किया है या टेक्निकल सर्विसेज के लिए पे किया है जो कि इंडियन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड की गई है। कोई भी ऐसा मटेरियल रेवेन्यू रिकॉर्ड पर नहीं ला पाया है। ट्रिब्यूनल ने यह भी ऑब्जर्व किया कि प्रेजेंट केस में जो एम्प्लॉयज थे वो इंडियन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन में काम कर रहे थे और जो इंडियन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं वही उन एम्प्लॉयज की या एक्सपेक्ट्रिएट्स की रियल और इकोनॉमिक ऑनर थी और एम्प्लॉयर थी। कहने का मतलब है कि जो इंडियन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं वो उन एक्सपेक्ट्रिएट्स की रियल और इकोनॉमिक एम्प्लॉयर्स थी। ट्रिब्यूनल ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो टीडीएस है वो सेक्शन 192 सैलरी के हेड में काटा गया है और जो एक्सपेक्ट्रिएट्स हैं उन्होंने भी इंडिया के अंदर एज ए सैलरी के बतौर उस सैलरी पर टैक्स दिया है। तो प्रेजेंट केस में
इंडिया और जापान के बीच में जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसके मुताबिक इस अमाउंट को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में नहीं टैक्स किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एडवाइजेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 113 ITR ट्रिब्यूनल एट पेज नंबर 147 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।